मूवी के स्टार्ट में हम 5000 साल पहले के समय को देखते हैं, जहाँ पर हम एक बुरे राजा को राज करते हुए देखते हैं। एक वो भी वक्त था जब ये शहर आजाद हुआ करता था, लेकिन अब इस बुरे राजा ने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। ये राजा यहाँ के सभी लोगों से जमीन की खुदवाई करवा रहा होता है। असल में इसको एक ऐसे मटेरियल की तलाश थी, एक ऐसी चीज की तलाश थी जो इसको जादुई ताकतें दे सकती थी, और इस वजह से ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता, और इससे यह इस शहर पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही राज कर सकता था। बेसिकली इस मटेरियल का नाम एटोनियम है, जिसकी मदद से ये एक ऐसा ताज बना लेगा जिससे ये अपने अंदर सुपर हीरो वाली पावर को हासिल कर सकता है। यहाँ पर निशानियों के अनुसार मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं, और उसी दौरान एक मजदूर को वो एटोनियम पत्थर मिल जाता है, जिसको वो बुरा राजा हासिल कर लेता है और बहुत जल्द ही अपना वो ताज भी बना लेता है, जिसको पहनने से उसे बहुत सी ताकतें मिलने वाली हैं। इसी बीच में हम एक छोटे लड़के को भी देखते हैं जो कि उस बुरे राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो गांव वालों को समझाता है कि हमें इस जुल्म से बचना चाहिए, हमें उसके आगे नहीं झुकने चाहिए। लेकिन जब बुरे राजा को पता चलता है कि ये तो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो वो उसे मारने का हुक्म दे देते हैं, और जैसे ही उसको मारा जा रहा होता है तो वो लड़का एकदम से गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर बहुत से देवता बैठे हुए थे। पीछे बैठे गोड्स या देवता इस बच्चे को कहते हैं कि तुमने हिम्मत की, हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम तुम्हें एक ऐसी पावर देने जा रहे हैं जिससे तुम एक शब्द यानी सेजेम बोलोगे। तुम्हारे अंदर हम सबकी पावर्स आ जाएंगी और तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम आराम से उस बुरे राजा को हरा सकते हो। ये छोटा लड़का करता भी ऐसे है, वो सेजेम बोलता है और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है, और फौरन ही वो उस राजा के महल में आ जाता है, जहाँ पर वो राजा अपना शैतानी ताज पहन रहा होता है, जिससे कि उसके पास बहुत सी पावर्स आ जाए। लेकिन जो छोटा लड़का जो सेजेम बोलने के बाद अब वह बहुत पावरफुल बन चुका है, वह वहां आके तबाही मचा देता है और सबको मारने लगता है। ये इतने गुस्से में होता है कि बुरे राजा के साथ साथ वहां के पूरे शहर को ही तबाह कर डालता है। और यही से कहानी अब प्रेजेंट टाइम में हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं। अभी के टाइम पर भी हमें वही शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक गैंग ने पूरे तरीके से इस शहर पर कब्जा किया होता है। ये लोगों पर हमला कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, पूरी तरह से इस शहर को कंट्रोल में कर रखा है। असल में इस गैंग का एक ही मिशन है कि उस ताज को तलाश करना, यानी कि ये उसी क्राउन, उसी ताज को तलाश कर रहे हैं जो आज से 5000 साल पहले बुरे राजा ने बनाया था। वो खुद तो मारा गया था, लेकिन उसका ताज अभी भी कहीं ना कहीं इसी शहर में ही दफन है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना है। वो भी इसी ताज को ही ढूंढ रही होती है। ये लड़की पुरानी चीजों को ढूंढने में काफी एक्सपर्ट है, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट है, यानी ये वो लोग होते हैं जो जमीन की खुदाई करते हैं और हिस्ट्री की बहुत सी चीजों के बारे में काफी जानकारी भी रखते हैं। अब एड्रियाना एक केव में जाती है, जहाँ पर काफी कोशिशों के बाद इसको वो ताज मिल ही जाता है। तभी एड्रियाना और उसके साथी इसी बात को लेकर खुश हो ही रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसी का एक साथी जिसका नाम स्माइल है, वो उसी गैंग के साथ मिला हुआ है जिसने पूरे शहर घर पर कब्जा कर रखा है। तभी स्माइल अपने साथ आए हुए एक साथी को मार देता है और अपने गैंग के दूसरे लोगों को भी उसी कार में बुला लेता है। सब लोग इसकी तरफ गन पॉइंट करते हैं और उसे कहते हैं कि एड्रियाना, हमें तुम वो ताज दे दो। जब ये लड़की नीचे देखती है और वहां पर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, जब ये उसे पढ़ती है तो इसके मुंह से निकल जाता है सेजेम। ये वर्ड बोलते ही वहां पर ब्लैक एडम आ जाता है और वहां पर आए हुए सब गुंडों को मारने लगता है। इतना मारता है कि वहां पर कोई भी नहीं बच पाता। जबकि रही बात इस्माइल की, जो गुंडों के साथ मिला हुआ था, वो वहां पर मरने का नाटक करता है, इसलिए उसकी जान यहाँ पर बच जाती है, क्योंकि एड्रियाना ने ब्लैक एडम को जिंदा किया होता है, दोबारा से जगाया होता है। वो उसको कुछ भी नहीं कहता। अभी ब्लैक एडम वहीं पर होता है कि गैंग के कुछ और लोग आ जाते हैं और उस पर एक स्पेशल वेपन से अटैक करते हैं। ये वेपन उसी एटोनियम मटेरियल से बना होता है जिसकी मदद से वो ताज भी बना था। और जैसे ही ये मिसाइल ब्लैक एडम पकड़ता है और जब ये फटती है तो उसे वाकई ही दर्द महसूस होता है। ब्लैक एडम उस मारने वाले की तो जान ले लेता है, लेकिन उस रॉकेट या उस छोटे से मिसाइल के लगने की वजह से खुद भी बेहोश हो जाता है। तो हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि एटोनियम ऐसा मटेरियल है जो ब्लैक एडम की कमजोरी है, और इसी मटेरियल से ब्लैक एडम को मारा भी जा सकता है। ये देखते हुए एड्रियाना काफी परेशान हो जाती है
और वो ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है, वो यहाँ पर एड्रियाना के बेटे से मिलता है। ये बच्चा ब्लैक एडम को कहता है कि आप 5000 साल से उस केव के अंदर बंद थे, क्योंकि हमारा शहर गुलामी में है। वो गैंग हमें जीने नहीं दे रहा। आप हमारे लिए एक भगवान बन के आए हो। आप ही हमारे शहर को गैंग से बचाओगे। ब्लैक एडम को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था। अब यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है, तो इस शहर को बचाने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मुझे इस शहर और यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। और ये बात कहते ही वो घर से बाहर आ जाता है और शहर में घूमने लगता है और शहर को देखने लगता है। इसके बाद हम एक फीमेल लीडर को देखते हैं, जिसका काम इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरो और सुपर विलेंस को रोकना होता है। दुनिया में ऐसे हालात रखने होते हैं जिसकी वजह से आम लोगों को कोई मुश्किल ना आए और हमारी जमीन को भी कोई खतरा ना हो। वो यहाँ पे एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती है। वो कहती है कि ब्लैक एडम अब वापस चुका है और उसे अगर रोका ना गया, वो पहले की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। और वो अगर पागल हो गया, वो गुस्से में आ गया, तो उसको रोकना लगभग नामुमकिन है। हॉकमैन इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं और अपनी टीम इकट्ठी करते हैं, जिसमें और भी बहुत से सुपर हीरोज शामिल होते हैं और सब मिलके ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उसके कुछ लोग एड्रियाना के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था वो ताज अभी भी उसी के पास है, तो वो ताज लेने ही गए थे। और जैसे ही वो लोग एड्रियाना की फैमिली पर हमला करने वाले होते हैं, तो ब्लैक एडम्स वहां पर उनको बचाता है और उस गैंग के लोगों को एक बार फिर से मार डालता है। और बचे हुए कुछ लोगों से ये अभी फाइट कर ही रहा होता है। तभी उसी वक्त हॉकमैन की बनाई हुई टीम वहां पर आ जाती है और ये सब मिलके ब्लैक एडम से लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन अभी भी ब्लैक एडम इन पर भारी था। वो गैंग के लोग और जस्टिस सोसाइटी की टीम दोनों मिलके भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे और आखिरकार ब्लैक एडम वहां से चला जाता है। जस्टिस सोसाइटी की टीम, जो कि हॉकमैन की बनाई हुई टीम है, वो एड्रियाना के पास आते हैं और उससे मदद मांगते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो उसको पकड़ने में। लेकिन एड्रियाना उन्हें कहती है कि तुम तब कहाँ थे जब हम पर ये जुल्म हो रहे थे। तुम लोगों को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक ब्लैक एडम ही है जिसने हमें बचाया। जब मैं मरने वाली थी तो उसी ने ही मुझे बचाया था। जस्टिस सोसाइटी के लोग कहते हैं, जिसको तुम ये समझ रही हो कि वो तुम्हारी रक्षा कर रहा है, वो बहुत खतरनाक है। आज से 5000 साल पहले भी उसने हमारे इसी शहर को पूरे तरीके से तबाह कर दिया था। और ये लोग एड्रियाना को राजी कर लेते हैं और इसीलिए एड्रियाना इन सबको ब्लैक एडम के पास ले जाती है, ताकि सब लोग बैठ के आपस में बात कर सके, ताकि वो दोनों एक दूसरे की बातों को समझ सके और इनकी आपस की लड़ाई खत्म हो जाए। दूसरी तरफ इस्माइल, जो कि एड्रियाना का साथी था, वो उसके घर में एंटर हो जाता है ताकि वो ताज वहां से ढूंढ सके और उसका इस्तेमाल अपने लिए कर सके। लेकिन जब उसे वो ताज नहीं मिलता, तो वो गुस्से में एड्रियाना के बेटे को उठा के अपने साथ ही ले जाता है। यहाँ काफी चालाकी से इसका बेटा अपनी मदर यानी एड्रियाना को फोन कर देता है और सब कुछ बता देता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है। मुझे इस्माइल ने ही किडनैप किया है। ये सुन के एड्रियाना काफी परेशान हो जाती है। इसलिए एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से हेल्प मांगती है, अपने बेटे को वापस लाने में मेरी मदद करो। और ये दोनों राजी भी हो जाते हैं और मिलकर उसके बेटे को ढूंढने लगते हैं। यहीं पर हॉकमैन उस गैंग के 2 आदमियों को पकड़ लेता है और मार के पूछने पर उसे पता चलता है कि इस्माइल कहाँ पे है। इस्माइल ने उसके बेटे को एक खुफिया जगह में रखा है, जो कि एक रेगिस्तान में है। और जब ये सब यानी ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी उस जगह पर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि इस्माइल ने उसके बेटे पर गन पॉइंट की हुई है। और यहाँ पर इस्माइल एक राज बताता है। वो गैंग जो पूरे शहर में तबाही मचा रहा है, उसका लीडर मैं ही हूँ और ये सब गुंडे मेरे लिए ही काम करते हैं। इसलिए वो एड्रियाना को कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो मुझे वो ताज दे दो। ये परेशान माँ उसको वो ताज दे देती है ताकि उसके बेटे की जान बच सके। लेकिन इसके बावजूद भी वो उस बच्चे पर गोली चला देता है। और जैसे ही ब्लैक एडम ये देखता है, तो वो तेज स्पीड से उड़ते हुए उसके आगे आकर उस बच्चे की जान बचा लेता है और इस्माइल को अपनी लाइटनिंग से जला के सही तरीके से खत्म कर डालता है। यहाँ पर ब्लैक एडम भी हॉकमैन से मिलता है और उसको एक बहुत बड़ा राज बताता है। वह बताता है कि आज से 5000 साल पहले वो लड़का जिसने उस बुरे राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी, वो मैं नहीं था, बल्कि वो मेरा बेटा था। पर जब बुरे राजा मेरे बेटे को मार रहा था,
तो वो उसी वक्त वहीं से गायब हो गया था। इस चीज को देखते हुए बुरे राजा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अब वो मेरे बेटे को तो ढूंढ नहीं पा रहा था। तो उसने मुझे मेरे घर वालों को पकड़ लिया और हमें बहुत मारा पीटा। हमें इतने बुरे तरीके से मारा गया, शायद कोई जानवरों पर भी ऐसा सलूक नहीं करता। देखते ही देखते मेरी वाइफ वहीं पर मारी गई और मैं भी तकरीबन मरने ही वाला था। तभी मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया, जिसके पास बहुत सी शक्तियां थी, बहुत सी पावर्स थी, और उसने अपनी सारी पावर मुझे दे दी। यानी कि अब सारी पावर्स मेरे अंदर आ चुकी थी। तभी हम दोनों बात कर ही रहे थे, तभी बुरे राजा के लोगों ने एक बार फिर से हम पर हमला कर दिया। वहां पर मैं तो बच गया, क्योंकि मेरे पास बहुत सी पावर थी, लेकिन मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ही मारा गया। अपने बेटे को मरता हुआ देखकर मैं आग बबूला हो गया। यानी मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने राजा और उसके लोगों को तो मार दिया, लेकिन वो पावर्स, वो शक्तियां मेरे काबू में नहीं रही। मैं उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर सका, और देखते ही देखते ये पूरा शहर मेरे ना चाहते हुए खत्म हो गया। मेरा ऐसा करने की वजह से उन देवताओं ने, जिन्होंने मेरे बेटे को शक्ति दी और वो शक्ति अब मेरे पास है, वो बहुत नाराज हो चुके थे कि मैंने अपनी पावर्स का मिसयूज किया है। मैंने अपनी पावर्स को कंट्रोल में नहीं रखा, इसीलिए उन्होंने मुझे उस केव में बंद कर रखा और मैं कई हजार साल तक उस केव के अंदर बंद रहा। जब एड्रियाना ने आके नाम लिया तो मैं एक बार दोबारा से जिंदा हो गया। यहाँ पर ब्लैक एडम को अभी भी बहुत अफसोस होता है कि उसकी वजह से पहले भी बहुत ज्यादा तबाही मची और अब भी बहुत ज्यादा तबाही मची है। बहुत से लोग मारे गए। ये वो होकमैन को कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं अपनी पावर्स को खत्म करके तुम लोगों के हवाले करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद ब्लैक एडम सेजम का वर्ड बोलता है, जिससे वो वापस से अपनी एक नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। यानी वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है, जिसके पास इस वक्त सुपर पावर्स नहीं है। और जब तक ये दोबारा सेजम नहीं बोलेंगे, तब तक ये वापस से ब्लैक एडम नहीं बन सकता। इसलिए ये इनसे रिक्वेस्ट भी करता है, तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि मैं दोबारा से ये वर्ड बोल ही ना सकूं। आखिरकार ब्लैक एडम को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसके मुंह में एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है जिस वजह से ये बोल ही ना पाए। ये एक छोटी सी जेल होती है जिसमें ब्लैक एडम को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें इस स्माइल को दिखाया जाता है जो कि मर चुका था और अब वो हेल के अंदर आ गया है। स्माइल को एक बात शुरू से पता थी कि अगर वो उस ताज की ताकत को हासिल करना चाहता है, उसका तरीका यह है कि उसको वो ताज अपने हाथ में पकड़ना होगा और उसी वक्त कोई ना कोई उसको मारेगा कि वो मर के हेल में आ जाए, यानी कि नर्क में आ जाए, और वो हेल के डीमन से यहाँ पर मिल सके, जिनसे वो पावर हासिल कर सके। ये सारी बातें इस्माइल शुरू से ही जानता था, इसीलिए उसने ब्लैक एडम को उकसाया कि मैं जैसे ही एड्रियाना के बेटे को मारूंगा, ब्लैक एडम मैडम आके उसे बचाएगा और मुझे मार डालेगा, और उसी वक्त आज भी उसके हाथ में ही था। ये सब बातें वह शुरू से जानता था और सब कुछ इसके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। यहाँ हेल के डीमंस इस्माइल से मिलते हैं और उसको अपनी पावर्स दे देते हैं। पहले जैसा इंसान नहीं था, ये ताकतवर बन चुका होता है। ये इन पावर्स के साथ इस दुनिया में आ जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है, जिससे जस्टिस सोसाइटी को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसे रोकने के लिए इसके सामने आते हैं। यहाँ पर काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है, लेकिन स्माइल क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल था, ये सब मिलके भी उसको नहीं रोक पा रहे थे। तभी जस्टिस सोसाइटी के एक और टीम मेंबर जिनका नाम डॉक्टर फेट है, वो अपनी मल्टीपल फॉर्म्स में आता है और अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए स्माइल, जो अब सबाब डीमन है, उसको को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं होते और बहुत जल्द ये सब समझ जाते हैं इसको ब्लैक एडम के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। इसीलिए वो यहाँ पर टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से बात करने लगते हैं। उनको बताते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, और ये लोग यहीं से उसकी काफी हेल्प भी करते हैं ताकि वो खुद को आजाद कर सके। वहाँ से निकलते ही एडम वहाँ के कुछ सोल्जर्स को मारता है। वह पानी से बाहर आता है और बाहर आते ही सीधा सेजम बोलता है, जिसकी वजह से उसको ब्लैक एडम की पावर मिल जाती है और बगैर वक्त टाइम खराब किए शबाक के पास जाता। दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी के लोग अभी भी शबाक से लड़ रहे होते हैं और इसी दौरान उनका एक साथी डॉक्टर फेट वहीं पर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, यानी कि मारे जाते हैं। पोकेमैन भी काफी ज्यादा शबाक से लड़ रहे होते हैं, लेकिन इनकी कोशिशों कुछ ज्यादा कामयाब नहीं होती। लेकिन अच्छा,
तो तब होता है कि उसी वक्त वहां पे ब्लैक एडम भी आ जाता है और अब ब्लैक एडम और सबाब की काफी लड़ाई होती है। ये फाइट काफी टक्कर की थी, लेकिन वक्त के साथ ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ब्लैक एडम ही है जो सबाब को हरा सकता है। और कुछ ही देर के बाद ब्लैक एडम सबाब के सर को पकड़कर उसके 2 हिस्से कर डालता है और उसको बीच से फाड़कर आखिरकार सबाब की जान ले लेता है। इसी वजह से सबाब की मौत हो जाती है और सब कुछ सुकून में आ जाता है। सब कुछ ठीक होने लगता है। शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना ईश्वर मानने लगते हैं। वो सब इस बात को मान लेते हैं कि ब्लैक एडम ने हमें और हमारे शहर को बचाया है। इसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी की टीम को बनाया होता है ताकि वह ब्लैक एडम को रोक सके। वो यहाँ पर ब्लैक एडम को कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन तुम अपने इस शहर से ना निकलना। तुम इस शहर के लोगों के भगवान बनो, उनका ख्याल रखो, गार्डियन बनो। मुझे उसे परवाह नहीं है, लेकिन अपने इस शहर से तुम्हें नहीं निकलना, क्योंकि अगर तुम इस शहर से बाहर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे ब्लैक एडम हंसते हुए उसको देखता है और कहता है कि मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता और उसका जब भी कुछ भी करने का दिल करेगा वो अपनी ही मर्जी से करेगा। लेकिन तभी वो लेडी बोलती है, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें इस दुनिया में रहने वाला तो शायद कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो हमारी दुनिया से नहीं है। जिससे ब्लैक एडम को गुस्सा आता है और वो स्क्रीन को ही तोड़ देता है जिससे वो लेडी बात कर रही थी। स्क्रीन के टूटने से हर तरफ धुआं ही धुआं होने लगता है और तभी उस धुएं से बाहर आता है सुपरमैन और वो ब्लैक एडम को कहता है कि हमेशा शांत बैठ के बात करनी चाहिए। और यहाँ पर सुपरमैन के ये कहते ही यहाँ पर मूवी का दी एंड हो जाता है। लौटूंगा ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट